अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं। डॉक्टर साहब को हम स्टूडियोज़ में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बात आपके साथ आगे बढ़ाने से पहले मैं नाज़रीन से ये कहना चाहूँगी कि हमने डायबिटीज़ को लेकर डिफरेंट चीज़ों पे बात की है, डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पे बात की है और हम कोशिश करते आए हैं कि डायबिटीज़ से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर साहब आपको प्रोवाइड करें। हमने पहले भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस पे बात की, जैसे कि आँखों की डायबिटीज़ में आँखों की बीमारी से मुतालिक, पैरों की बीमारी से मुतालिक। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के अंदर गुर्दों की बीमारी से मुतालिक। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। हम पूछते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटीज़ में गुर्दों की बीमारी से मुतालिक क्या है, क्या इस बारे में आप कहेंगे? डायबिटीज़ के वाले से जब हम बात करते हैं, डायबिटीज़ एक लीडिंग काज है ब्लाइंडनेस की भी और रीनल फेलियर की भी और एम्पुटेशंस की भी। यानी जो बहुत ज़्यादा पाँव का काटना पड़ता है, जो आपके लोगों की बिनाई चली जाती है, रेटिना के प्रॉब्लम्स होते हैं और जो लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, डायबिटीज़ उनमें से मोस्ट कॉमन मोस्ट लीडिंग काज है। 40% जो डायबिटिक्स हैं वो अपने आप को वो रीनल फेलियर डेवलप कर लेते हैं बाई वन और अदर आफ्टर ईयर्स। कोई 7 ईयर टू कोई 10 ईयर्स पे, कोई 15 ईयर्स पे। ठीक है। वेरियस ईयर्स का फ़र्क पड़ सकता है, बट डेफिनेटली 40% ऑफ देम दे डेवलप रीनल फेलियर। तो ये है कि डायबिटीज़ को एक सीरियस काज के तौर पे देखना चाहिए, ठीक है, एज ए काज ऑफ रीनल फेलियर। ठीक है। और जब हम रीनल फेलियर कहते हैं तो इसका मतलब है कि अब रीनल उसका ट्रीटमेंट को ख़ास नहीं है। इसका मतलब है कि अब फेल हो गया किडनी, तो अब न्यू ही रिप्लेस उसको करेंगे, या तो रिप्लेसमेंट करेंगे या हम डायलिसिस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द पेशेंट्स। तो ये कॉम्प्लिकेशन के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन हो गई ना, ये तो हाँ, ये कॉम्प्लिकेशन के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन है, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जी। तो इसलिए अच्छा, कुछ अर्सा पहले किसी कंपनी ने एक वीडियो बनाई डायबिटीज़ के वाले से और उन्होंने उसमें कटे हुए पाँव दिखाए, उन्होंने गुर्दे फेल दिखाए, उन्होंने उसमें ब्लाइंड लोग दिखाए। तो मेरा उस पर ऑब्जेक्शन था। मैंने कहा आप जो डायबिटीज़ का बैड साइड है वो प्रमोट कर रहे हैं, नेगेटिव साइड। और मेरा शुरू से एक हमारे डायबिटिक इंस्टीट्यूट का भी मिशन रहा है और मेरा अपना व्यू ये है कि हमें डायबिटीज़ की पॉजिटिव साइड दिखानी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट पे हमें बात करनी चाहिए, अच्छी मैनेजमेंट कर लें, उसके साथ हम लाइफस्टाइल को अच्छा कर लें, क्योंकि मेरा डायबिटीज और हेल्दी लाइफस्टाइल आर वेरी लाइक क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। अगर हम डायबिटीज़ का अच्छा उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी दिखा सकते हैं, लोगों के अंदर मोटिवेट उनको कर सकते हैं कि वो इन डिजीज से बच सके जी। तो आज भी हमारे जो प्रोग्राम का फोकस है वो ये है कि डायबिटीज़ में किडनी डिजीज से कैसे बचा जाए, यानी कि हम उन चीज़ों पे फोकस ना करें जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। हम चाहेंगे कि हम वो चीज़ें डिस्कस करें जो डायबिटीज़ में जिस किडनी डिजीज जिनको अपना के डायबिटीज़ में किडनी डिजीज से बचा जा सकता है। एक्सक्यूजेस को छोड़ के तो हम एक पॉजिटिव साइड अब जो किडनी डिजीज़ है वो किन मरहलों पे मुश्तमिल होती है डायबिटीज़ में। सबसे पहले पेशेंट को एक हाइपर फिल्ट्रेशन स्टेज आती है। अब सिम्टम्स बता रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि जो उसकी डिटेक्ट करने के मराइल हैं, ये स्टेजेस हैं। और दूसरी स्टेज पे उनके अंदर माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया। तो माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब ये होता है कि किडनी के यूरिन में आपके एल्ब्यूमिन एक्सक्रीट करना शुरू हो गई है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट है उसकी, से लेस देन 300 मिलीग्राम है। तो इसको हम कहते हैं माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया। यानी नॉर्मली यूरिन लेस देन 30 mg एक्सक्रीट करता है एल्ब्यूमिन को या प्रोटीन को। तो अगर 30 और 300 के दरमियान एक्सीड कर हो तो इसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया टेस्ट कहते हैं। सबसे पहले ये पॉजिटिव होता है। ठीक। अगली स्टेज में मरीज के यूरिन में फ्रैंकली प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मेरे यूरिन में धात आ रही है, ये यूरिन में प्रोटीन आ रही है, वो ये कहना चाह रहे हैं असल में। या वो कई लोग जो है इसको गलत भी इंटरप्रेट कर रहे होते हैं और कई लोग डर के फेर रहे होते हैं कि मेरी यूरिन में कुछ एक्सक्रीट हो रहा है। तो कई तो वो मिस होती हैं उसमें से और कईयों को ओरिजिनल प्रॉब्लम होता है। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम में माइक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया है, प्रोटीन यूरिया है। अगली स्टेज पे फिर यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। तो ये जो यूरिया और क्रेटिनिन का टेस्ट बढ़ता है, ये है स्टेज नंबर 4। और स्टेज 5 पे पेशेंट को एंड स्टेज रीनल डिजीज हो जाती है, जिसमें ऑलमोस्ट पेशेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑन डायलिसिस।
ओके। तो वो डायलिसिस डिपेंडेंट होगा या फिर ब्लड ट्रांसप्लांट का सोचेगा। तो ये 5 स्टेजेस है। उसमें कोई और फिजिकल सिम्टम जैसे फीलिंग्स की बात करें जैसे उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ओके। बहुत सारी डिजीजेज एसिम्टोमेटिक होती हैं, जैसे डायबिटीज़ भी कई दफ़े एसिम्टोमेटिक होती है। जो हाइपरटेंशन है वो भी एक साइलेंट किलर होता है, आपने सुना होगा ये साइलेंट किलर है। ये किलिंग वाली जो बात है वो उस लास्ट टाइम भी थायराइड किलिंग की बात हुई थी। तो जो हाइपरटेंशन है साइलेंट किलर है, डायबिटीज साइलेंट किलर भी है समटाइम उसकी सिम्टम नहीं होती बट वो प्रॉब्लम्स करने शुरू कर देता है। तो ये जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ है जब तक ये रिवर्सेबल है, यानी इसकी स्टेज 2 तक ये रिवर्सेबल है। स्टेज 2 का मतलब माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया तक, ठीक, यहाँ तक उसकी कोई सिम्टम नहीं है। 2 सिम्टम्स जब आपको यहाँ तक कोई सिम्टम नहीं है। ओके। ये सिम्टोमेटिक है। अच्छा, कोई सिम्टम नहीं है। ठीक। स्टेज 2 तक कोई सिम्टम नहीं है। और स्टेज 2 से आगे जब पेशेंट को यूरिन जब टेस्ट करवाएगा, यूरिन कंप्लीट करवाएगा टेस्ट अपना, उसमें प्रोटीन प्लस आएंगी, ये स्टेज 3 है। यहाँ से रिवर्सिबिलिटी उस तरह नहीं है जैसे स्टेज 2 पे है। यहाँ पे जरा वो कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी, आपको ज़्यादा। सिमिलरली अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं हमने किडनी टेस्ट करवा लिया, किडनी हमारे फर्स्ट क्लास है। तो वो कौन सा टेस्ट करवाते हैं? यूरिया क्रिएटिनिन, ये स्टेज 4 है। अब यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है तो इसका मतलब है आपको स्टेज 4 किडनी डिजीज नहीं है, हम ये कह सकते हैं। जी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज में किडनी डिजीज स्टार्ट नहीं हुई। डायबिटीज में अगर आपने देखना हो कि अर्ली डिटेक्ट करना हो कि किडनी डिजीज शुरू हो गई कि नहीं, तो टेस्ट इज माइक्रोअल्बुमिन यूरिया। ओके। उसके बाद आता है स्टेज 3 वाला। जी, यानी कि जब कोई सिम्टम नहीं है आपको, जब कोई सिम्टम नहीं है, आप सिम्टम है तो फिर तो टेस्ट हो गया ना। तो इसका मतलब आप अर्ली स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, अर्ली डिटेक्ट करना पड़ता है इसको रिवर्सेबल करने के लिए। जी। इरिवर्सेबल हो जाएगी जब ये स्टेज 3, 4, 5 में चली जाएगी। ओके। तो मैं यहाँ पे पेशेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने यूरिया क्रिएटिनिन करवा के तसल्ली से ना बैठ जाए कि जी हमारा यूरिया क्रिएटिनिन ठीक है तो इसका मतलब हमें किडनी डिजीज नहीं है। आपको यूरिया क्रिएटिनिन ठीक भी हो सकता है लेकिन आपको माइक्रोअल्बुमिन यूरिया हो सकता है। ठीक है। और माइक्रोअल्बुमिन यूरिया ऐसी स्टेज है जहाँ हम ट्रीटमेंट दे के पेशेंट को इसकी किडनी डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। इस तरह अब आपने बात की कि कौन सी सिम्टम्स होती है, आपका यही सवाल है? जी। अच्छा, जब ये डिजीज़ थोड़ी एडवांस हो जाती है तो फिर आपकी सिम्टम्स आने शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसकी ब्लड शुगर लेवल्स 300 रहते थे, 400 रहते थे, 200 रहते थे, अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, कई लोगों को मैंने देखा है कि आज डायबिटीज़ डायग्नोज हुई और सुबह तक उन्होंने वो टेंशन से अपने आप को काफ़ी अनकंफर्टेबल कर लेते हैं, साइकोलॉजिकली वो हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली उनको ये लगता है कि अगर मेरी आज शुगर 200 से लेके 200 से नीचे 100 पे नहीं जाएगी तो मेरी किडनी फेल हो जाएगी। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट टेक्स 5 to 7 years टू डेवलप ए किडनी डिजीज। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमने इतने साल इंतजार करना है। बिल्कुल से मैं ही वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, बट मैं इसका मतलब ये भी नहीं कि आप स्ट्रेस लेके एमआई करा लें अपने आप को जी, तो अपने हार्ट अटैक से प्रॉब्लम खड़े कर लें, वो ना करें ना जी। तो इस तरह भी नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे नजर रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन प्रोएक्टिवली हम उसको लेंगे। हाँ, ये इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि ओवरनाइट डेवलप हो जाएगी। 1 Yes, long-term uncontrolled hyperglycemia leads to kidney disease. ये बात आप कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पेशेंट है ये ब्लड शुगर लेवल हाई करके फिरे थे, सडनली उस पेशेंट ने नोट किया कि भाई मेरे ब्लड शुगर लेवल लो रहना शुरू हो गए हैं, मेडिकेशन भी वही है, डाइट भी वही है, मेरा लाइफस्टाइल भी वही है, और मेरे ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहना शुरू हो गए हैं या कम रहना शुरू हो गए हैं। दिस कैन बी ए साइन ऑफ किडनी डिजीज। इसको इजी ना लें पेशेंट, इसको ये ना समझें कि अल्लाह की मेहरबानी हो गई है तो अब शुगर वैसे ही कंट्रोल ना शुरू हो गई है। वो तो बीमारी में है ना, तो वो उसको नॉर्मल लगेगी ना, जब उसमें तो वो एक्चुअली नहीं होता। एक्चुअली ये भी हो सकता है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो और जो मेडिसिन आप लेते हैं वो बॉडी में चूँकि इकट्ठी होती जाती है, उसका एक्सक्रीशन पाथ जो किडनीज है, किडनीज ख़राब हो गए हैं, किडनी में से एक्सक्रीशन कम हो गई है, यूरिन का अखराज कम हो गया है, तो यूरिन आना कम हो गया है, तो ये एक इलामत हो सकती है किडनी डिजीज़ की। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग चेहरे पे पफीनेस होना, जब आप सुबह उठते हैं चेहरे पे, तो आपका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ हो और फिर आप
जब अपने काम काज में लग जाते हैं तो शाम तक आपकी फिर वो ठीक हो गया हो, फिर आप सो गए, सुबह उठे तो फिर दोबारा आंखें सूजी हुई हैं, सुबह पफी है, तो आपको घर वाले नोट कर सकते हैं कि लगता है कि ये सुबह उठते इनका चेहरा पफी होता है या स्वलन होता है। अच्छा, ये आप शीशे के सामने खड़े होकर आप खुद भी जज कर सकते हैं कि मेरे चेहरे पे पफीनेस आ रही कि नहीं। यूरन में कई दफ़ा फ्रॉथ को नोट कर लेते हैं कुछ पेशेंट्स के, जी यूरन में लगता है प्रोटीन एक्सक्रीट हो रही है तो ज़्यादा झाग बननी शुरू हो गई, तो वहाँ से वो आइडिया लगाता है कि मे भी प्रोटीन आ रही हो, ये भी एक निशानी हो सकती है। पाँव पे स्वेलिंग हो सकती है, पैरों पे थोड़ा सा काम करने के खड़े हुए हैं स्वेलिंग होनी शुरू होगी फीट के ऊपर। और कई दफ़ा पेशेंट जो है उसको चेक भी करके, खुद भी चेक करके आ जाते हैं, अपने अंगूठे से दबाते हैं उसको स्वेलिंग को, तो वहाँ एक पिट सा बन जाता है, तो पिटिंग एडीमा इसको कहते हैं, पिटिंग एडीमा भी हो सकता है। अर्ली जो क्लिनिकल जो सिम्टम्स हैं उनमें पेशेंट को मतली भी हो सकती है, पेशेंट खाना खाता है उसको लगता है कि हजम नहीं हो रहा, मतली भूख नहीं रहती, लगती, भूख नहीं लगती, जाहिर है फिर नौजिया में फिर वो एनोरेक्सिक हो जाएगा, वो उसके साथ फिर यूरीमिया के साथ और कई है वो कंफ्यूज स्टेट में ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा, या पेशेंट बैठा है तो डिजीनेस फील करना शुरू कर दिया है, या हीमोग्लोबिन चूँकि इतना कम हो गया तो उसकी वजह से वो डाउन फील करना शुरू हो गया, पेल लगना शुरू हो गया। अच्छा, ए पेल पेशेंट जो पेल लुकिंग होता है, जैसे एनीमिक होता है, प्लस हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, और प्लस अपने पाँव पे स्वेलिंग, ये तीन अगर चीज़ें हों तो आपको ज़्यादा चांस है कि पेशेंट को रीनल फेलियर हो गया हुआ है। ठीक है, ये स्टेज कौन सी होगी? स्टेज 4 डिजीज़, ठीक है, यानी क्रिएटिनिन बढ़ गई है, यूरिया बढ़ गया, उधर से स्वेलिंग हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उधर से खून की कमी हो गई, तो इसको हम कहते हैं डायबिटिक क्रॉनिक रीनल फेलियर। देखें कितनी सारी उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, इतने सारे, एक बिल्कुल आपकी इग्नोरेंस है, आप उस चीज़ को नहीं मैनेज कर पा रहे हो। इस स्टेज को कहाँ से पकड़ना चाहिए था इस बीमारी को? जहाँ माइक्रोबियम यूरिया था, कोई सिम्टम नहीं थी, लेकिन आप डायबिटिक थे, आपने स्क्रीनिंग करते रहते, वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे स्क्रीनिंग करनी चाहिए। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने बात ये सिम्टम्स पे आप बात कर रहे थे, इसमें कुछ लोग जो हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं जिनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए इस बीमारी को अवॉइड करने के लिए या थोड़ा डिले करने के लिए। वो एक तो वही डायबिटिक टाइप 1 हो गया, या टाइप 2 डायबिटिक्स हो गया, ये डायबिटिस। जो पेशेंट हाइपरटेंसिव हैं वो एट रिस्क है, जो पेशेंट हाई कोलेस्ट्रॉल की डिजीज़ का शिकार है वो एट रिस्क है, जो पेशेंट्स पेन किलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा टाइप 2 डायबिटिक्स ओवरवेट भी होते हैं जी। जब आप ओवरवेट होते हैं तो आपके घुटनों के ऊपर भी असर आ रहा होता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो रहा होता है, आर्थराइटिस के लिए फिर पेन किलर लेते हैं पेशेंट। ठीक है, तो पेन किलर का बेतहाशा इस्तेमाल करने वाले पेशेंट भी रीनल फेलियर का शिकार हो सकते हैं। फिर ये है कि ऐसे लोग जो स्मोक करते हैं, स्मोकर हैं, उनमें इंसिडेंस डेफिनेटली हाई हो जाता है। ठीक है, और ऐसे लोग जिनकी फैमिली में पीछे किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ख़ानदान में बीमारी आ रही है किडनीज़ की, वो भी एट हाई रिस्क होते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़ के। ठीक है डॉक्टर साहब, इसकी जो रीजंस तो ऑब्वियसली आपने शुरू में बता दी थी कि अनमैनेज डायबिटीज़ हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, ब्लड शुगर लेवल्स आपके मैनेज नहीं हैं, और बहुत सारी, जैसे आपने बिल्कुल सही। हमने इसके सिम्टम्स पे बात कर ली आपने, और भी अब इलाज के बारे में आपकी क्या इसको? अगर मैं यहाँ से बात शुरू करूँ, इलाज का जो फर्स्ट टाइम है वो है कि अर्ली डिटेक्शन। जी, आप उसको वेल इन टाइम पकड़े बीमारी को। जी, वेल इन टाइम कैसे पकड़ा जा सकता है कि एक पेशेंट है जो डायबिटिक टाइप 1 है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का शिकार है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का शिकार है, बच्चा है ऐसे 20 साल का, 25 साल का, या उसको 10 साल की एज में डायबिटीज़ हो गई, मतलब मुख्तलिफ टाइम है जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। तो ये लोग वो हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो शिकार लोग हैं, उनको 5 ईयर के बाद अपना टेस्ट माइक्रोबियम में यूरिया करवाता रहना चाहिए। ठीक है, साल में कम से कम 2 दफ़ा। ठीक है, माइक्रोबियम में यूरिया टेस्ट साल में 2 दफ़ा। अगर वो पॉजिटिव हों तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और मेडिकेशन ऐड करवाएं। जी। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि उनको डे फर्स्ट पे, जैसे कि आज डायग्नोसिस हुई है डायबिटीज़ की, तो आज ही माइक्रोबियम में यूरिया टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, और फिर 6 मंथली वो टेस्ट करवाते रहेंगे। जी जी, 6 मंथली, सम टाइम हम 1 ईयरली भी कर सकते हैं, बट 6 मंथली करना इज़ बेटर। ट्वाइस अ ईयर माइक्रोबियम में यूरिया टेस्ट करवाएं,
और अगर उनका माइक्रोबियम में यूरिया पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि किडनी डिजीज़ शुरू हो गई है। अब उसको रोकना है, ये रिवर्सेबल है। इस स्टेज तक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक ख़ास किस्म की मेडिकेशंस हैं, उनको हम AC इनहिबिटर्स भी कहते हैं, उनको हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी कहते हैं। उर्फ़ आम में ये जो जेस्टिल नामी है या ट्राइटेस है या ये डायोवैन है या ये इजीडे है, ये सारी मेडिकेशन है जो प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ को रोकती है। ठीक है। और सम टाइम ये रिवर्स भी कर देती है। सो माइक्रोबियम में यूरिया ठीक भी हो जाता है और वहीं पे पेशेंट का मामला जो शुरू हुआ था नेफ्रोपैथी का वो वहीं पे रुक सकता है। उसके बाद वो एहतियात करे, अपने ब्लड शुगर कंट्रोल रखे, अपनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखे, वही वाली जो प्रिकॉशंस है ABC वाली जो जी। और ब्लड प्रेशर के बारे में ये है कि ब्लड प्रेशर जो किडनी डिजीज़ ब्लड प्रेशर आपने रखना है वो 130 और 80 से कम रखना है। हमारे अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं डॉक्टर साहब मेरी उम्र के मुताबिक दसो तो आपकी उम्र के मुताबिक भी 130 और 80 से कम ही है। अब आप पूछने लग जाएंगी कि मेरी उम्र तक कितना BP होना चाहिए, तो आपकी उम्र पे तो वैसे होना ही 120-80 होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं पूछ जितना अच्छा लोअर इज़ द बेटर। किडनी डिजीज़ में लोअर इज़ द बेटर। आपके नंबर जिस नंबर पे आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना लोअर बर्दाश्त कर सकते हैं उतना लोअर ही आपके लिए बेटर है। आप 120-80 रखें, 110-70 रख लें, इट इज़ बेटर। जिस पे आपको कोई सिम्टम ना है लो की, वो आपके लिए बेटर है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो पेशेंट्स जिनको ये बीमारी जो है वो होना शुरू हो जाती है तो उनके ब्लड शुगर लेवल्स है बाकी चीज़ें वो समझते हैं कि नॉर्मल हो गई हैं, अल्लाह का कोई खास करम हो गया है और हम ठीक हो रहे हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो पेशेंट्स जो ये समझ रहे हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, क्या वो फिर ये भी समझना शुरू कर देते हैं कि हमें तो इंसुलिन की अब ज़रूरत नहीं है, हमें तो मेडिसिन लेने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, हम तो ठीक हो गए हैं? तो ये ख्याल समझते हैं ना, वो काफ़ी अर्सा तक इस मिथ का मुब्तला में रहते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं अब बस एक पीर साहब सॉरी पीर किसी अल्टरनेटिव मेडिकेशन के लिए गया था। पीर तो मेरे कई पेशेंट है, तो किसी अल्टरनेटिव मेडिकेशन के लिए गए थे तो वहाँ पे बर्फी दम करके दे रहे हैं तो मैं वो खा रहा हूँ आजकल। उन्होंने जो बर्फी दम करके दी थी या जो भी दिया था उसके बाद मेरी किडनी जो डायबिटीज़ जो है मैनेज हो गई है जी। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको किसी ने हैवी मेटल्स दे दी हो। तो वो तो हैवी मेटल्स आर वन ऑफ द रीजन ऑफ किडनी फेलियर। अच्छा, अब आप किडनी डिजीज़ के मुबतला हो गए तो ब्लड शुगर लेवल ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर जाएंगे। वो इसलिए ड्रॉप कर जाते हैं कि बॉडी में जितनी इंसुलिन बनती है वो एक्सक्रीट नहीं होती, वो बॉडी में रहती है जी। और जो एक्स्ट्रा और बन जाती है वो भी रहती है, तो शुगर लेवल तो लो ही रहने हैं ना। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि जो आप मेडिकेशन ले रहे होते हैं उसके साथ भी लो शुगर अटैक्स होने का रिस्क बढ़ जाता है इन ए पेशेंट जिसको किडनी डिजीज़ हो गई है, जिसकी क्रिएटिनिन बढ़ गई है। अब ऐसे पेशेंट्स को अपनी मेडिकेशन तो एडजस्ट करानी है, मोस्ट लाइकली वो इंसुलिन पे ही जाएंगे। उनको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन दी जाएंगी, उनका जो ब्लड शुगर लेवल हाई होता है उसको कवर करने के लिए। ठीक है। और किडनी डिजीज़ जब हो जाए तो इंसुलिन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। अच्छा, अब यहाँ दो बहुत मशहूर मिथ्स है। क्या? मैं वो बता देता हूँ। जो गलत नज़रियात है, हमारे ये प्रोग्राम जो है बेसिकली ये मिथ तोड़ प्रोग्राम्स हैं। मिथ लोगों के अकायद को चेंज करने के लिए, जो भी उनके ख्यालात हैं कुछ कहीं से उन्होंने लर्न किए होते हैं, समटाइम्स उनके अपने बनाए हुए तोड़ प्रोग्राम चल रहा है चूंकि, तो इसलिए अब जी चले। तो यहाँ पे क्या मिथ है कि मैंने ये कहा कि डायबिटिक पेशेंट जिनको किडनी डिजीज़ हो जाए वो इंसुलिन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। क्या मैंने कहीं ये कहा है कि जो मेडिसिन वो यूज़ कर रहे थे उन्होंने उनकी किडनी ख़राब की है? नहीं कहा ना। नहीं। लेकिन 90% लोगों के ज़हन में ये है कि मेरी किडनी इसलिए ख़राब हो गए कि मैं गोलियां इस्तेमाल करता था। खुद से कहीं से ख्याल आ गया, आमद हो गई वो। अच्छा, क्योंकि मैंने अब डॉक्टर साहब ने कहा कि मिस्टर XYZ जो भी पेशेंट थे उन्होंने कहा कि भाई आज से आपकी किडनी की क्रिएटिनिन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो 1.5 से ऊपर है, 3 हो गई है, 2 हो गई है, आज से आप ये मेटफॉर्म में ये ग्लूकोफाई बंद कर दें क्योंकि ये फ़ायदेमंद नहीं है, अब आपको किडनी डिजीज़ हो गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी वजह से ये हुआ है। अब ब्लेम क्या होगा? अगली दफ़ा 2-4 और पेशेंट उससे क्या इन्फेक्ट ड्रा करेंगे उन पेशेंट की बात सुन के कि जो मेटफॉर्मिन खाने से मेरी किडनी ख़राब हो जाएंगे। शायद ये वजह है, शायद ये वजह है, शायद डॉक्टर साहब ने इसलिए मना किया है। एक
अच्छा, अब सिनेरियो नंबर 2, तो इस ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो आप डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं और एक अप्रोप्रिएट किस्म के अच्छे फिजिशियन के साथ बैठ के अपनी प्लानिंग करते हैं, वो आपकी किडनीज़ को डैमेज नहीं करती। आपके किडनीज़ को आपका हाइपरग्लाइसीमिया डैमेज करता है, जो हाई शुगर लेवल है वो डैमेज करता है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है उसको डैमेज करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको डैमेज करता है, प्लस आपकी बदपरहेजियाँ उसमें कंट्रीब्यूट वही करती मैं कह रही हूँ ना कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो है डायबिटीज़ में होती है उसके पीछे एक ही रीज़न है जिसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, लाइक आपकी अनमैनेज डायबिटीज़ इन फॉर्म ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बिल्कुल, खाने पीने में परहेज ना करना, स्मोकिंग करना और इंसुलिन का इस्तेमाल बर वक्त इस्तेमाल ना करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, आपने बर वक्त इंसुलिन नहीं लगाई, नहीं कहीं सफर पे जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मुझे तो जरूरत नहीं है या शायद वहाँ पे ये डिफरेंट बात है कि आपने ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं की, बेशक वो मेडिसिन के साथ कंट्रोल नहीं की या इंसुलिन के बावजूद नहीं कंट्रोल की। इंसुलिन लगा लेना भी कोई कमाल नहीं है जब तक आप ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं करते। जी जी। तो ये तो बात है कि आप तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स लीडिंग टू द किडनी डिजीज। जी, मेडिकेशन नहीं कर रही है, क्लैरिटी ये है। ठीक है, कौन सी मेडिकेशन खा रही थी जो आप धड़ाधड़ खाई जाते, कभी पूछते भी नहीं है। पेन किलर आराम से जाके पत्ता पकड़ते हैं, वो जी डॉक्टर साहब मुझे इसमें पेन थी उसमें पेन थी मैंने खा ली, और किसी फिजिशियन से राय लिए बगैर जो लोग खा लेते हैं। ओवर दी काउंटर जो है, कई सारी चीज़ें ओवर दी काउंटर मिल जाती है ना, तो इसलिए वो मिल गई तो खा लिए, इसने क्या जरूरत पड़ी हुई है कि फीस भी दें। ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं कि दूसरा जो मेथ है वो ये है कि एक पेशेंट आज मेरे पास आए से उनको आज क्रेटिनिन थी 2 और किडनी डिजीज डेवलप हो गई, शुरू हो गई हुई है। जी जी। अच्छा, अब आप क्या समझती हैं कि ये रिवर्स हो जाएगा काम, स्टेज 4 पे चला गया? नहीं, वो तो नहीं होगा ना, स्टेज 2 तक रिवर्सेबल है। स्टेज 4 पे डिजीज़ है, किडनी ज़्यादा हो गई है और 3 महीने से ज़्यादा रह रही है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कोई किडनी जब 3 महीने से ज़्यादा रहती है फिर वो क्रॉनिक में फॉल करती है ना, अनीमिया भी हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, तो अगले चंद दिनों में क्रेटिनिन को क्या होगा, बढ़ेगी ना, किडनी डिजीज को क्या होगा, वर्स होगी, वो वर्स हो जाएगी। अब ऑब्वियसली वर्स हो जाएगी, लेकिन आप ये बात फॉलो करती जाए। मैंने अब ये कहा कि आप मिस XYZ जो भी हैं, मैंने कहा कि आप ये करें मिसेस फलाने कि जी आप आज से गोलियां बंद कर दें और ब्लड शुगर हाई हो तो इंसुलिन का इस्तेमाल करें, रेगुलर इंसुलिन लें या शॉर्ट एक्टिंग और इंसुलिन लें। तो उनको मैसेज चला गया कि नहीं इंसुलिन दे, नहीं मैसेज और चला गया, अगला मैसेज है ना। 2 महीने बाद वही पेशेंट आती हैं और वो अपनी क्रेटिनिन करा के लाती हैं, वो अब 3 है, पहले 2 थी अब 3 है। अगले दिन अगले कई महीनों में 4 चली गई, अगले कई महीनों में काम डायलिसिस पे चला गया। इन्फ्रेंस मिथ, जिस दिन से मेरी बेगम ने इंसुलिन लगानी शुरू की उस दिन से इनकी किडनी और ख़राब होना शुरू हो गए। बात फॉलो कर रही? ब्लेम। अब एक्चुअली क्या हुआ, अब कैसे इंसुलिन यूज कर रहे थे, कब कर रहे थे, किस टाइम? नहीं, एक्चुअली क्या था, एक्चुअली किडनी डिजीज वाज ऑलरेडी देयर, वो स्टेज स्टार्ट हो गई थी और उसने अब अपने टाइम से प्रोग्रेस करना था। तो जब वो प्रोग्रेस कर रही थी तो इंसुलिन लगा लें या कुछ ना लगा लें, उसकी प्रोग्रेशन को तो आप नहीं रोक सकते ना। वो तो प्रोएक्टिवली अगर आप उसको पहले मॉनिटर कर रहे हैं तो पुरानी बात होगी, करते तो करते ना। तो अब ये है कि ये दोनों तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कुछ लोगों के ज़हन में ये बैठा हुआ है कि जिस दिन इंसुलिन लगाने शुरू किए मसले बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो ये ख्यालात चेंज करने की क्योंकि असल में आप ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड थे तो आपने इंसुलिन शुरू की। जी, तो अगर आपने शुरू में शुरू की होती तो होता उसको इसी चीज़ को प्रिवेंशन कर लेती। सो ये कॉन्सेप्ट भी गलत है और ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि मेडिसिन के इस्तेमाल से ब्लड किडनी डैमेज हुआ है। एक्चुअली एंड ऑफ द डे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, ये 3 मेन चीज़ें हैं जो आपकी किडनी को डैमेज कर रही है। प्लस यूज़ ऑफ अल्टरनेट मेडिकेशंस फॉर वेरियस रीजन। किसी ने अपने जोड़ों के लिए कोई दवाई ले ली, किसी ने अपनी हैवी मेटल्स ले ली,
ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो साथ में हम ले रहे होते हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिन्स कहते हैं। तो हमें नेफ्रोटॉक्सिन्स ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। नेफ्रोटॉक्सिन्स को आप इजी यानी जो किडनी को टॉक्सिक, किडनी के लिए टॉक्सिक है, जो उस किडनी को बीमारी डैमेज को करते हवा हैं। देने के लिए, हाँ, किडनी को डैमेज करने के लिए, यानी जिनका इस्तेमाल किडनी को डैमेज कर सकता है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स उसको कहते हैं। तो किडनी की जो हमारी डायबिटीज़ की ड्रग्स हैं, दे आर नॉट नेफ्रोटॉक्सिक। ठीक है। दे शुड नॉट बी गिवन इन रीनल फेलियर, ये अलग बात है। तो ये स्टेटमेंट डिफरेंट है। दे शुड नॉट बी गिवन इन रीनल फेलियर, लेकिन वो कभी कॉज नहीं बट करते, दे विल नॉट कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक सही ये हो गया। अच्छा, तो अब आपने कहा ओवरऑल हम इसको मैनेजमेंट को समराइज कर लें। इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर जी, it is management of the blood sugar levels, it is management of the cholesterol, it is management of the swelling of feet, जो extra volume overload हो गया, या फेस पे स्वेलिंग है, जो फेस पे swelling है, इसको हम वॉल्यूम ओवरलोड कहते हैं। यानी जी। बॉडी में रिटेंशन होगी फ्लूइड की। इसकी ट्रीटमेंट है डायूरेटिक्स के साथ, पेशाब और दवाइयों के साथ। बॉडी में जो कैल्शियम फास्फेट का मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उनको ठीक करना होता है। बॉडी में और रिवर्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन है। बहुत सारे लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन हो गई, उससे किडनी का डैमेज और मज़ीद हो गया। तो आपने उस इन्फेक्शन को अवॉइड करना, वेल इन टाइम ट्रीट करना है, तो क्रिएटिनिन स्टेबल रहेगी। यानी कि अपने बारे में और अपनी बीमारी के बारे में फुल अवेयर रहना है और फोकस्ड रहना है। एंड ए डाइट विच इज लेस रिच इन फास्फोरस, विच इज लेस रिच इन हाई इन प्रोटीन इंटेक कम करनी है, कई दफ़ा बंद भी कर देते हैं फार्मेसी वाले। प्लस आपका फास्फोरस जो है उसकी क्वांटिटी उसकी कम होनी चाहिए, और आपकी जो पोटाशियम कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि पोटाशियम हाइपरक्लीमी और होता है, पोटाशियम बढ़ जाता है किडनी डिजीज़ में। तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें पोटाशियम हो, जैसे डेट्स हैं और जैसे ये बनानास हैं, शेक्स बनानास, और ये जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारे ये ऑल कंटेन पोटाशियम। सो इनको आपने अवॉइड करना होता है, और साथ साथ आपने मॉनिटरिंग करनी होती है अपने कैल्शियम की, फास्फेट की, पोटेशियम की, यूरिया कैटनिन की, सोडियम, ये जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, इनको आपने मॉनिटर करना होता है। और साथ में आपने अपने ख्याल रखना है कि हार्ट के ऊपर तो कोई असर नहीं आ रहा, जिसको पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं। यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस तो नहीं हो रही, और कई दफ़ा प्लीज ड्राउजी भी हो जाता है, उसको यूरिमिक एनकैफ कहते हैं। अच्छा, कब हमें डायलिसिस की तरफ जाना चाहिए? ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है, मैनेजमेंट की बात करूँ उसके अंदर। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका अजीज़ डायलिसिस के लिए जाए, बहुत तकलीफ थे अमल, बहुत इससे नहीं बात कर सकते। चलिए, मतलब ये ज़रूर कह सकते हैं कि डायलिसिस इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। पेशेंट की वाइज आप कह सकते हैं, लेके आना जाना, और फैमिली भी तो साथ सफ़र करती है। सही, बिल्कुल सही। इट इज़ मतलब इट इज़ अ पेनफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली फॉर फैमिली। तो उसमें जो फटीग शामिल है, वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। और इसमें डॉक्टर्स का रोल ये है कि वो फैमिली के साथ बैठ के उनको सपोर्ट करें, उनको उनकी हेल्प करें, उनको फैसिलिटेट करें इन सारे प्रोसेस में। तो जब ये कैटनी लेवल कोई 4 और 5 से ज़्यादा जाता है, और एक जो हम कैलकुलेट करते हैं GFR जिसको हम कहते हैं, वो लेस दैन 10 हो जाती है, लेस दैन 5 हो जाती है, तो फिर कई दफ़ा ये है कि डायलिसिस की इलेक्टिवली प्लानिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। उसके लिए प्रिपरेशन होती है, फिस्टूलस बनते हैं, और कई दफ़ा वो सब क्लेवियन यहाँ से एक कैसीडर डाल के डायरेक्ट भी कर देते हैं अगर कोई एमरजेंसी हो तो। अदरवाइज़ एक प्लान जो है उसके ऊपर चलना चाहिए कि आप पहले से फिस्टूला बनवा लें, और फिर मेंटली प्रिपेयर रहें कि किसी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये है कि ये आपकी रिप्लेसमेंट थेरेपी है। और क्रिएटिनिन जब 6 क्रॉस करे तो डायबिटिक्स में तो फिर यूजली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। प्लस रिमेंबर दैट डायलिसिस इज़ अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। ये आपके पेशेंट की लाइफ को ओवरऑल प्रोलॉन्ग तो नहीं कर सकती, बट एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक इमरजेंसी अरेंजमेंट है, लास्ट रिजॉर्ट जैसे कहते हैं हम एक। हाँ, प्रेफरेबली all such patients should undergo renal transplant। प्लानिंग उनकी रीनल ट्रांसप्लांट की होनी चाहिए, और जब तक रीनल ट्रांसप्लांट प्लान नहीं होता, इन बिटवीन का जो पीरियड है उसमें हम डायलिसिस करवा सकते हैं। ठीक है, यानी ये एक बात है। तो ये उसको मैनेज करने के लिए ना, जब तक यहाँ से आगे बहुत सारे ओपिनियंस हैं,
हर एक की पर्सनल प्रेफरेंसेस Suitability हैं, है, सूटेबिलिटीज़ हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, ये सारी सोशल इश्यूज हैं, टैबूज हैं कई सारे, ये सारे फैक्टर्स को फाइनलाइज करके अपने डॉक्टर के पास बैठ के डिसाइड Decision करना होता है। और यूजली इसमें हम एक नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लेते थे। जी। किसी दिन मैं किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को भी जहमत दूंगा यहाँ पे प्रोग्राम ठीक में है। आके डिस्कशन करे, तो जो मेरे नॉलेज है वो अपनी जगह पे, तो उनका जी। सब्जेक्ट है, तो उनसे मज़ीद हम डिटेल इसके जी, जी, बारे जी। में लोगों के सामने लाएंगे। जी जी तो ये है सारी बात ओवरऑल, ठीक है। मैसेज ओवरऑल मैसेज मैं आपकी तरफ से लोगों दे। को दे देती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातचीत सुनी है। हम आज बात कर रहे थे नेफ्रोपैथी के बारे में, यानी कि डायबिटीज़ के अंदर गुर्दों की बीमारी, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, कॉजेज़ क्या क्या होती हैं और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बातचीत की, आपने सुनी। एंड पे मैं आप लोगों को ये मैसेज जो है वो देना चाहूँगी कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपका कोई अजीज़ डायबिटिक है, तो उसमें बहुत सारी जो मिथ्स हैं उस पर बिलीव मत कीजिए, अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उसके बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो अमल करें, इंसुलिन बर वक्त इस्तेमाल करें और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने खाने पीने का ख्याल रखें और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को या जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं डिज़ीज़ के वो पूरे करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।